नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छे से चल रही होगी। दोस्तों, आज की जो क्लास है वो हमारी बहुत स्पेशल क्लास है, क्योंकि संडे स्पेशल कुछ ना कुछ हमारा ऐसा रहता है कि जिसमें बच्चों को सीधे एग्जाम से कुछ ना कुछ देखने को मिले, और ऐसा जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो सकता है। तो आज हम ऐसी ही क्लास में एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो बहुत ज़्यादा चर्चित होता है, बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है, और वह बहुत ज़्यादा डाउटफुल भी है। तो मौर्य साम्राज्य के एक प्रतापी शासक अशोक, जिनके बारे में आप सब लोग जानते हैं, उन्हीं के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। और उन्हीं के चर्चा का विषय क्या है, वो आज है उनके 14 शिलालेख। क्योंकि बच्चों को ये याद नहीं होते, हम आपको उसके बारे में बताएंगे पूरी तरह किस तरह के याद करना है और क्या ये मोस्ट होते हैं। अब बात मैंने यहाँ जिक्र किया है मौर्य साम्राज्य की। तो मौर्य साम्राज्य क्या था, तो देखिए, नंद वंश के अंतिम क्रूर एवं अत्याचारी शासक घनानंद को पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य और चाणक्य द्वारा जिस वंश की स्थापना की गई थी उसी वंश को कहते हैं मौर्य साम्राज्य। इसी मौर्य साम्राज्य का शासन जो चला वो 322 से लेकर 185 BC तक चला। जबकि यहाँ पर 3 प्रतापी शासक देखने को मिलते हैं, एक चंद्रगुप्त मौर्य, दूसरे बिंदुसार और तीसरे अशोक। ठीक है, अगर यहाँ हम अशोक की बात करते हैं तो अशोक अपने 99 भाइयों को वध करके या 99 भाइयों को पराजित करके या गृह युद्ध में हराकर जब उन्होंने सिंहासन लिया था या सिंहासनी गद्दी ली थी। अब उन्हीं अशोक की बात करते हैं जिनका राज्याभिषेक 269 BC में हुआ था, और उनके राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद कलिंग युद्ध हुआ, और जिसके लिए हम उनको जानते हैं। और कलिंग युद्ध में उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन किया, और उस हृदय परिवर्तन के चलते जो है अपने शासन और प्रशासन को और अपने नीति और धर्म को पूरी तरीके से परिवर्तित करते हुए हम उसको देखने में मिलता है। ठीक है, तो आज हम बात करने वाले हैं किसकी, अशोक के शिलालेखों के बारे में। अब देखिए, 14 शिलालेख हैं, आपको लिखे हुए दिख रहे हैं, और मैं आपको बताता हूँ उनमें क्या क्या बात थी। क्योंकि कुछ बच्चों को दिक्कत होती है कि क्या एग्जाम में आएगा, क्योंकि हर अभिलेख में जो होता है बहुत कुछ होता है। आप बात कर रहे हैं अभिलेख और लिखा हुआ है शिलालेख, तो मैं आपको बता देता हूँ अभिलेख 3 प्रकार के होते हैं। एक आपका होता है शिलालेख, एक होता है आपका स्तंभलेख, और एक होता है आपका गुहालेख। ठीक है, शिलालेख वो होता है जो चौड़े पत्थरों पर, आयताकार पत्थरों पर उस साम्राज्य के बारे में जो लिखा जाता है उनको हम कहते हैं शिलालेख। स्तंभलेख जो होता है वो क्या होता है हमारा, स्तंभलेख होता है हमारा जब हम पिलर या स्तंभ पर हम जब लिखते हैं किसी के द्वारा, ठीक है, उस साम्राज्य के बारे में, तो वो हमारा क्या होता है, स्तंभलेख होता है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं गुहालेख की, ठीक है, तो गुहालेख का मतलब है जैसे मैं इस कमरे में हूँ और इसके बारे में अपने बारे में पूरा इस कमरे में लिखूँ। ऐसे राजा प्रशासन जो है के प्रशासन के बारे में लोग गुफाओं में लिखते थे, तो उसी को हम क्या कहते थे, गुहालेख। चलिए, चर्चा का विषय ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो वो हम अलग विषय में बात करेंगे। अब हम यहाँ देखते हैं कि क्या है हमारा ये 14 शिलालेख। तो हम पहले शिलालेख की अगर हम बात करते हैं, पहला शिलालेख हमारा क्या है, तो इसमें क्या कहा गया था, पशु बलि की निंदा की गई थी। ठीक है, और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, इस तरीके की बात जो की गई थी, ये कहा गया था कि पहले शिलालेख में लिखा हुआ है। ये हृदय परिवर्तन की बात है, यानी कि पशु बलि पर निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं, ये बात की गई पहले शिलालेख में। दूसरे शिलालेख की अगर हम बात करते हैं तो पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा पर बल दिया गया। ठीक है, किस पर, पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा पर बल दिया गया। ठीक है, तीसरे शिलालेख पर हम बात करें तो राजकीय अधिकारियों को हर 5वें वर्ष जो है वो है दौरा करना पड़ेगा, कहाँ का, राज्य का, यानी कि अपने शासन प्रशासन में क्या करना पड़ेगा, दौरा करना पड़ेगा, ये बात की गई। तीसरा शिलालेख, राजकीय अधिकारियों को क्या करना पड़ेगा, हर 5वें वर्ष दौरा करना पड़ेगा। अगर बात करते हैं चौथे शिलालेख में, तो धर्मचारण के भेदीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। तो अब आपको यहाँ पर याद जो रखने हैं, पहले 4 याद रखने हैं। पहले शिलालेख में क्या कहा गया, पशु बलि की निंदा, फिर सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरे शिलालेख में पशु चिकित्सा, ठीक है, और मानव चिकित्सा। तीसरे में राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करना पड़ेगा। तो ये 3 पहले याद रखो, क्योंकि ये 3 जो है तीनों ही मोस्ट हैं, ये 3 जो है तीनों ही मोस्ट हैं। तो पहले में क्या कहा गया, पशु बलि की निंदा और सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरे में पशु चिकित्सा, मानव चिकित्सा, और तीसरे में राज्य के अधिकारियों को हर 5वें वर्ष दौरा करना पड़ेगा। चौथे को अकेले याद रखो, चौथा अकेला याद रखना है कि धर्मचारण के भेदीनाथ द्वारा धम्म का उद्घोष। ठीक है, अब याद करेंगे 5वां, 6ठा और 7वां। ठीक है भाई, तो 5वां है धम्म महामात्रों की नियुक्ति, और मौर्यकालीन साम्राज्य में वर्ण व्यवस्था का उल्लेख।
ये इसी में कहा गया था। धर्म महामात्रों की नियुक्ति और मौर्यकालीन साम्राज्य एवं वर्ण व्यवस्था का उल्लेख भी इसमें कहा गया था। छठा है आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई और राजा जनता से किसी भी समय मिल सकता है, ये भी बात इसमें की गई। आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई और राजा जनता से किसी भी समय मिल सकता है, ये भी इसमें ही बात कही गई थी। ठीक है भाई, आत्मनियंत्रण की शिक्षा और जनता से किसी भी समय राजा मिल सकता है। सातवीं की अगर हम बात करें तो सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई कि सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता रखी जाएगी। तो हम याद करेंगे फिर 3 को, क्या है? 5वां धम्म महामात्रों की नियुक्ति, ठीक है। छठा जो है हमारा आत्मनियंत्रण की शिक्षा और राजा जनता से किसी भी समय मिल सकता है। 7वीं की अगर हम बात करें तो सभी महापात्रों के फिर सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई। तो अब एक बार हम पहली नज़र में जो है इनको देख लेते हैं। पहले में की पशु बलि की निंदा और मनुष्य में सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह हैं। दूसरे में पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा पर जोर दिया गया। तीसरे राज्य के अधिकारी जो है किसी राज्य के अधिकारी जो है हर 5 पर दौरा करेंगे। फिर चौथा जो है धर्मचरण के भेदीनाथ की धम्म की उद्घोषणा की गई। 5वें में धम्म महामात्रों की नियुक्ति की गई। 6ठे में आत्मनियंत्रण की शिक्षा दी गई और राजा जनता से किसी समय मिल सकता था। और 7वां जो है सभी संप्रदायों के लिए सहिष्णुता की बात की गई। तो ये हमारे हो चुके हैं 7। ठीक है, अब इधर आ जाते हैं 8वां। 8वें में क्या है कि सम्राट की धर्म यात्राओं का उल्लेख किया गया और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख किया गया। यानी कि अशोक जो थे बौद्ध अनुयायी थे, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। यहाँ से अशोक क्या थे? बौद्ध अनुयायी थे, क्योंकि कलिंग युद्ध के बाद जो है कलिंग युद्ध के बाद अशोक ने बौद्ध धर्म को स्वीकार लिया था, क्योंकि उन्होंने अपना हृदय परिवर्तन कर लिया था। ठीक है, तो हम यहाँ बात करने वाले हैं 8वां सम्राट की धर्म यात्रा का उल्लेख, यानी कि धर्म की यात्रा कैसे उन्होंने की और बोध गया के भ्रमण का उल्लेख यहाँ किया गया। 9वां शिलालेख जो है वो क्या है? धम्म समारोह, यानी कि धर्म समारोह। धम्म का मतलब यहाँ पर क्या है? धम्म का मतलब यहाँ पर धर्म से है, जो कि पाली भाषा में धम्म बोला जाता था और आज जो बोला जाता है वो क्या बोला जाता है? धर्म। ये भी याद आप रख लेना। तो धम्म समारोह की चर्चा की गई है और सच्ची भेंट शिष्टाचार का उल्लेख इसमें किया गया कि धम्म समारोह की चर्चा हुई और सच्ची भेंट और शिष्टाचार का उल्लेख। 10वें शिलालेख की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो राजा व उच्च अधिकारी प्रजा के हित में सोचेंगे। किसके बारे में सोचेंगे? राजा व उच्च अधिकारी जो है प्रजा के हित में सोचेंगे। फिर इसी में कहा गया धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया जाए। ठीक है, धम्म नीति यानी धर्म की नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया जाए। तो अब 3 को याद करेंगे हम इनको। 8वां क्या है? सम्राट की धर्म यात्रा, बोध गया का भ्रमण। 9वीं क्या है? धर्म समारोह की चर्चा, सच्ची भेंट व शिष्टाचार का उल्लेख। और 10वां जो है राजा और उच्च अधिकारी प्रजा के हित में बात करेंगे। धम्म नीति की श्रेष्ठता पर बल दिया गया। यहाँ से हो चुके हैं हमारे 10। अब बात करने वाले हैं हम 11वें में। 11वां क्या है? धर्म नीति की व्याख्या, यानी कि धम्म नीति मतलब धर्म नीति। धर्म नीति की क्या है? सॉरी, व्याख्या। 12वें में क्या है? 12वां शिलालेख सर्वधर्म समभाव एवं स्त्री महामात्र की चर्चा, यानी क्या कहेगी? सभी धर्म समभाव यानी समान रखना है और सभी स्त्री यानी स्त्री महामात्रों की चर्चा, यानी कि जो स्त्रियां समाज धर्म में जुड़ रही हैं उनके ऊपर भी महामात्रों की चर्चा की गई। ठीक है, 13वां जो है ये मोस्ट है, सबसे ज़्यादा मोस्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि कलिंग युद्ध की वर्णन जो है वो किस शिलालेख में है? तो कौन से में है? 13वें में है। कलिंग आपको बता दूँ 261 BC में हुआ था। कितने में? 261 BC में हुआ था। पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी इसी में मिलता, तो दोनों बातों को याद रखना। कलिंग युद्ध का वर्णन और पड़ोसी राज्यों का वर्णन भी यहाँ से आपको याद रखना है। ठीक है, 14वें की अगर हम बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। 14वां क्या था? अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए कहा। तो देखेंगे यहाँ से 11वें से धम्म नीति की व्याख्या। ठीक है, 12वां सर्वधर्म सद्भाव व स्त्री महामात्रों की चर्चा। 13वें की अगर हम बात करते हैं तो कलिंग युद्ध का वर्णन और सभी राज्यों का वर्णन यहाँ पर दिया गया है। और 14वां शिलालेख जो अगर बात करें तो अशोक ने जनता को धार्मिक जीवन बिताने के लिए प्रेरित किया। इस तरीके से ये 14 जो है शिलालेख आपको याद रख लेने हैं। परीक्षा में जो मिलेगा आपको, एक तो मिलेगा 8वां मोस्ट है, एक आपको 14वां मोस्ट है, समझ गए नहीं? एक सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपका है दूसरा तीसरा। ठीक है, दूसरा और तीसरा। ठीक है, तो ये जो है आपके जो है मोस्ट हो सकते हैं जो परीक्षा में पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ऐसी ही क्लास देखने के लिए और ऐसी ही जानकारी प्राप्त करने के लिए चैनल से जुड़े रहिए। और जो चैनल पर पहली बार नए हैं बने हुए, अभी चैनल से जुड़े नहीं हैं, वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, क्योंकि आपको ऐसी ही जानकारी बिल्कुल सिंपल वे में आपको मिल जाएगी। ठीक है, तो मिलते हैं नई क्लास के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।